ओके, हम लोग जब परसेंटाइल डिस्कस कर रहे थे ना, तो परसेंटाइल में हमने बोला कि जो भी पी परसेंटाइल होगा उसका मतलब इधर का डेटा, राइट, पी परसेंटाइल में इधर जो होना चाहिए कितना लार्जर वैल्यू की तरफ 100 माइनस P% ऑफ द डेटा होना चाहिए, करेक्ट जी सर। बोला, और P% ऑफ द डेटा उससे कम या बराबर के होना चाहिए। तो ऑड नंबर होगा डेटा का जब, राइट, तब तो बिल्कुल एक मिडिल पॉइंट मिल जाएगा जिससे इससे नीचे और बराबर मिल जाएगा और इसके ऊपर और बराबर मिल जाएगा। ऑड नंबर होगा तो बहुत इजी है, करेक्ट। लेकिन यदि इवन नंबर हो जाए तो, जैसे मीडियन जब निकाल रहे थे हम लोग, तो उसमें भी तो वही दिक्कत था ना कि मीडियन में ऑड था तो एक सेंट्रल वैल्यू मिल जा रहा था, उसके नीचे और उसके ऊपर दोनों भी इक्वल नंबर थे, तो मिडिल वैल्यू बनाना इजी था। उसी तरह से परसेंटाइल में भी प्रॉब्लम आएगा जब इवन नंबर होगा तो जब इवन नंबर होगा तो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला ये है कि हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लो कि हमने पहले डेटा की सॉर्टिंग तो कर दी है, लेकिन डेटा जो है मेरे पास इवन है, करेक्ट, और वो जो जहां पे पढ़ रहा है दो वैल्यू तो आपको मिलेगा नहीं, x1 और xj+1। हमने क्या लिखा, x1 प्लस xj+1, राइट। अब जब भी हम डेटा को सॉर्ट करेंगे तो कोई भी दो वैल्यू जो होगा, यही तो दो वैल्यू होगा इधर का, अब इसमें से उसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा, राइट। तो ये बोला कि इस फॉर्मूला को यूज करना है, करेक्ट। ये जो निकल के आएगा वही जे वैल्यू होगा। हाँ, ये जे वैल्यू जो भी होगा वही जे वैल्यू इधर होगा, और जो सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशनशिप को, राइट, 100 इंटू जे डिवाइडेड बाई एन, एन जो है वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है टोटल, राइट, लेस देन, राइट, P लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट, एंड लेस देन ऑल्सो इक्वल टू, मतलब हाँ, लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा वही, इसमें इसका कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, वही बोल रहे हैं, वी कुड टेक एनी वैल्यू बिटवीन द ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स xj और j+1, बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, j xi xj लिखेंगे, xj, x1 हाँ, x1 xi x1 है वो, j+1 है, और j होना चाहिए, j+1 j या j+1 j+1 तो ठीक है। हाँ सर, वेयर ऑर्डर स्टैटिक्स xi या xj, कहाँ पे? we could take any values between the order statics xj या xi। हमारे समझ से x1 आई थिंक, राइट। तो जो वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे x1 ही है, क्योंकि जब भी आप इसको डेटा को अरेंज करोगे तो x1 पहला नंबर आएगा, उसके बाद x2 आएगा, करेक्ट, और समवेयर कहीं ना कहीं वो xj भी होगा, करेक्ट, कोई भी वैल्यू हो सकता है, और इधर की तरफ xn है लास्ट नंबर, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि ये वैल्यूज, ये रिलेशनशिप जो सेटिस्फाई, जो j का वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा, करेक्ट, वही पॉइंट जो होगा वो परसेंटाइल होगा इवन के केस में, एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू, बोल रहा है बिटवीन दिस टू वैल्यूज के बीच का कोई भी ले सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर अभी जो आज जो हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया वेरिएबिलिटी से रिलेटेड, करेक्ट, उसमें से ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट आज का क्या है, एक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वो दोनों ही मोस्ट वाइड स्प्रेड हैं एंड रूटीनली रिपोर्टेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब कि लिटरेचर में सबसे ज्यादा यूज यदि डेटा की वेरिएबिलिटी को शो करना है तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है, या दोनों यूज होता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन दोनों ही जो है वो सेंसिटिव है किसके लिए, आउटलायर। यदि आउटलायर होगा तो इनके रिजल्ट यस दे विल बिकम पोअर,
मोर रोबोस्ट मैट्रिक्स क्या है? जो वेरिएबिलिटी को डिस्कस करने के लिए जो रोबोस्ट है आउटलायर से, वो है मीन, एक मीडियन, एब्सोल्यूट डेविएशन. मीन एंड मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है फ्रॉम मीन एक है, मीन एंड मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन. ओके. एंड परसेंटाइल जो क्वांटाइल जो हमने डिस्कस किया. ओके. तो ये जो है वो क्या है आपके, वो रोबोस्ट है. तो आज का की पॉइंट यही था. राइट, करेक्ट. अभी हम नेक्स्ट में एक और चीज आगे डिस्कस करेंगे. सो अभी डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन. राइट. यदि मान लो कि हमारे पास डेटा है एक्सआई कोई, ऑलरेडी एक्सआई डेटा है मेरे पास, जहां पे आई जो है 1 to n है. करेक्ट. उसमें यदि हम कोई कांस्टेंट ईच टर्म में यदि हम कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, राइट, तो आफ्टर दैट इट विल ट्रांसफॉर्म टू द अनदर वेरिएबल. जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं एग्जांपल. राइट. एक्सआई जो हम डेटा जो लिए थे 1 क्या लिखा था 3 4 5 1 3 5 7 1 3 5 से 5 7. 7. चलो ठीक है, ये रखते हैं. राइट. ये मेरे पास डेटा है. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट जो है तो सी four में ऐड कैसे कर करेंगे? रहे हैं. कोई बात नहीं. कांस्टेंट जो है हम मान लो कि कांस्टेंट एक 4 ऐड कर दे रहे हैं. राइट. तो ये डेटा जो होगा वो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. समझ गए. तो y जो बनेगा वो क्या बनेगा 4 1 + 3. राइट. फिर 3 + 4 7, 7 फिर 9, 5 + 4 9, 11. और ये बनेगा कितना 11. करेक्ट. तो ये बन जाएगा. करेक्ट. तो इसका मीन जो होगा y का मीन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यदि मान लो इस डेटा में ईच टर्म में हम 4 ऐड कर दें तो y का वैल्यू, y का मीन क्या होगा. ये 5 होगा ना पहला टर्म. 4 1 5. सॉरी 4 प्लस, हाँ ठीक है. ओके. राइट. 4 1 5 4 3 7 4 5 9 7 4 11. राइट. करेक्ट. तो क्या होगा इसमें, ये आपको मदद करेगा, ये रूल मदद करने वाला है. क्या कि आपको क्या करना है, x का मीन ले लेना है. तो x का मीन जो होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे x का यदि मीन निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 कितना हुआ 7 5 12 3 16 4 4 4 5 9 9 7 16 16 डिवाइडेड बाई 4 तो 4 आया मीन. करेक्ट. तो हमको इसको जोड़ करके फिर 4 से डिवाइड नहीं करना नहीं है. करना. हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे. क्या होगा 4 सीधे ये प्लस क्या 4. उसका मीन. राइट. और प्लस क्या हमारा जो कांस्टेंट ऐड किया था वो 4 था, क्योंकि ये x का मीन था और ये जो है कांस्टेंट होगा. करेक्ट. सो दिस वन विल बी सीधे y का मीन जो होगा वो क्या होगा 8 हो जाएगा. समझ गए. तो रूल यही बोल रहे हैं, इफ yi = xi + c, यदि आप कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो x का मीन प्लस c जो होगा तो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल जो y जो बना है उसका मीन होगा. हाँ सर. आप करके देख लो, इसको जोड़ के देख लो, वेरीफाई कर लेते हैं. इसको करो, कितना आएगा 5 7 12 12 9 2 21 21 22 22 32. हाँ 32 बना. ठीक है. तो ये बना 4 32 डिवाइडेड बाई 4 कितना बना 8. वेरीफाइड हो गया. ठीक है. इस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड. दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, yi = cxi. तो यदि कांस्टेंट से ईच टर्म को यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ट्रांसफॉर्म होकर वेरिएबल आएगा उसका मीन
जो होगा वो सिर्फ कांस्टेंट एक्स वाला के मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और यही कांस्टेंट 4 ही रखते हैं, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अब ट्रांसफॉर्म वेरिएबल क्या होगा इस केस में, इस केस में जो ट्रांसफॉर्म, सेकंड वाले केस में जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड वाले केस में आपका ट्रांसफॉर्म वेरिएबल बना y, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 into 4, करेक्ट। इसका 3 into 4, 5 into 4 और 7 into 4, करेक्ट। ये बना कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4, 12, 20 और 28, करेक्ट। अब इसका मीन निकालते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 4 + 12 + 20 + 28 डिवाइडेड बाई, राइट। 64 कितना आएगा, एक्चुअली आएगा ऊपर 64 डिवाइडेड बाई 4 16 आएगा, करेक्ट। और इस फॉर्मूला को यदि हम यूज करते तो इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया था, 16 आता है, एक्स का मीन मुझे पता है 4, सीधे 4 से मल्टीप्लाई करना जो टिक ऑब्जेक्टिव में दिया है, आगे बढ़ने का। You don't have to do the whole exercise, you just do this and take out, ठीक है। तो यदि इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, yi = c × x बार। तो ये c जो है ऑलरेडी 4 है, करेक्ट, और x बार जो है वो भी 4 है, तो कितना बना 16, इट इज वेरीफाइड ऑल्सो। सेकंड रूल वेरीफाइड, फाइन। सिमिलरली थर्ड रूल जो है, थर्ड रूल क्या बोल रहे हैं, थर्ड रूल ये बोल रहे हैं कि यदि आप xi में जो है एक C1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर आप एक C2 कांस्टेंट जोड़ रहे हैं, तो उस केस में भी जो मीन यदि निकालना है तो x का मीन C1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस C2 जोड़ दीजिए, राइट, तो y का मीन निकल जाएगा। सेम एग्जाम्पल इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है, आपको सिर्फ इस रूल को यूज करना है। सेकंड कांस्टेंट कैसे, मतलब कोई भी टर्म ले लेंगे सर? कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसको यदि करोगे, लेट्स से इसको कर लेते हैं, C1 एक ले लो कोई कांस्टेंट, ताकि और क्लियरिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। C1 सपोज करो कि C1 ले लो 2, राइट, और C2 जो ले लेते हैं 1, इजी रहेगा ना, 1 ले ले, चलेगा। यदि हम ये लेते हैं तो क्या बनेगा, y C1, y जो बनेगा आपका y, अब ये डेटा मेरा x ही है, 2 × 1 + 1, करेक्ट, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या होगा, 2 × 3 + 1, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 × 5 + 1, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म 2 × 7 + 1, 4 टर्म बने। क्या बन गया है, 3, ये बन जाएगा 3, ये कर लो 3 × 6 = 7, और ये कर लो 5 × 10 = 11, और ये कर लो 7 × 14 = 15, राइट। ये वैल्यूज बन गए। अब इसका मीन ले लेते हैं, क्या होगा, 3 + 7 + 11 + 15 डिवाइडेड बाई 9, कितना बना, ये कितना बना, 7 × 10 36 ऊपर, पक्का, 7 × 10 21, 16 इधर हो गया, और ये 15, 36 डिवाइडेड बाई 4, 9, कितना बना, 9, राइट। और यदि हम ये फॉर्मूला यूज करते तो यूजिंग द फॉर्मूला यदि करते तो क्या बनता, फॉर्मूला यूज करते तो क्या बनता, C1 × x का मीन 4 दूनी 8 प्लस C2, राइट। इसमें करेंगे तो क्या होगा, C1 जो है मेरा 2 है,
और एक्स मीन जो है 4 है प्लस 1, देखो 4 दूना 8, 8 प्लस 1 वेरीफाई। तो आपको क्या करना है, यदि इस टाइप का रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा सीरीज दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि इसका ट्रांसफॉर्म मीन क्या होगा, C1 मल्टीप्लाइड बाई XI सीरीज प्लस C2। तो आपको क्या करना है, सीधे x का जो मीन है उसमें C1 से मल्टीप्लाई करना और C2 जोड़ देना कांस्टेंट, तो आपको मीन मिल जाएगा। इतने एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। और स्पेशली इस टाइप का डेटा जब दिया होगा ना, मान लो तो एक सीरीज दे देगा और वो बोलेगा दो कांस्टेंट ऐसे मल्टीप्लाई किया, एक प्लस किया, तो उसका ट्रांसफॉर्म मीन अब जो मीन आएगा वो क्या होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में उठाना, उधर से फटाफट ये फॉर्मूला यूज करना, टिक आउट करना, ये सही है, सही है बॉस। ओके, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, इसमें क्या दिया, इसमें ये एक प्रॉब्लम है जिसमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है उसको रिकॉर्ड किया है सेल्सियस में, करेक्ट। और जो टेम्परेचर सेल्सियस में रिकॉर्ड किया था उसका जो है मीन वैल्यूज, मीन टेम्परेचर जो है वो है 11.75 डिग्री सेल्सियस, उसका मीन है। तो पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में यही वैल्यू क्या होगा। अब देखो हमारे पास ये रिलेशनशिप है, एक फ़ारेनहाइट बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में, और वो रिलेशनशिप क्या है, 9/5 इंटू सेल्सियस, राइट, प्लस 32, राइट। तो देखो ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, अब प्लस एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, राइट। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास मीन जो है वो सिर्फ 11.75 है, तो मेरा ये वैल्यू जो होगा 9.5 इंटू 11.7, इसका मीन लिख दिया, राइट, और प्लस 32 ऐड कर दिया, आंसर कितना मिल गया, 53.15 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व, करेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है अभी वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्कस करेंगे, ओके। इसकी एक प्रॉपर्टी देखो, सपोज आपके पास दो सैंपल है, राइट। एक सैंपल जो है वो x1 to xn तक है और दूसरा सैंपल जो है वो y1 से yn तक है, लेकिन ये दोनों सैंपल जो है रिलेटेड है, राइट। क्या रिलेटेड है कि x1 वाले में xi में एक c कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो y1 बन जा रहा है, समझे, तो y1 की सीरीज बन जा रही है, गॉट इट। जो पिछली बार भी हमने एक कांस्टेंट ऐड किया था ना, तो इससे y वाला सीरीज बन जा रहा है, और ये x वाला सीरीज में जब c कांस्टेंट ऐड करें तो y वाला बन जा रहा है, राइट। यदि दोनों का, if the sample variance of the two samples are denoted by sx और sy का स्क्वायर, sx का स्क्वायर ये डिनोट किया कि सैंपल है, सैंपल का वेरिएंस है, तो ये आफ्टर एडिशन के बाद यदि वेरिएंस निकालोगे दोनों के डेटा का तो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट ऐड कर रहे हो उसका कोई असर नहीं हो रहा है, ओके। वेरिएंस जो आएगा वो लगभग सेम आएगा, ओके। ऐसा, इसका मतलब तो यही हुआ, ओके। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना, यदि गलत होगा तो विल जस्ट सी दैट, राइट। कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लेना, फाइन, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर डेविएशन का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये है, करेक्ट, इन होता है ना, समझ गए। तो इसका वैल्यू आप चेक कर लेना एक बार, उस कांस्टेंट का एडिशन का कोई असर नहीं होगा। दूसरा थ्योरम क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि सपोज यही दो सीरीज जैसे ये था, अब मल्टीप्लिकेशन के वे में रिलेटेड है, करेक्ट।
ठीक है। यदि मल्टीप्लीकेशन में रिलेटेड है मतलब एक कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लेकिन c का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव कोई वैल्यू है, 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, यदि मल्टीप्लाई किया है तो जो वेरिएंस ऑफ y सैंपल जो होगा इट विल बी इक्वल टू c का स्क्वायर, जो भी कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर इंटू s का सैंपल, जो x का जो वेरिएंस जो था उसके मल्टीप्लीकेशन से होगा, मतलब sy स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर इंटू sx स्क्वायर। देखो यदि मान लो यहाँ पे क्या था कि हमने कांस्टेंट ऐड किया, तो इसका y सैंपल का वेरिएंस निकाला sy स्क्वायर और x का वेरिएंस एक्स होगा, तो c ऐड जो किया उस कांस्टेंट का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका असर पड़ेगा। sy स्क्वायर जो होगा वो c का स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेरिएंस में, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो sy विल बी इक्वल टू c इंटू sx। ओके, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, ऑब्जेक्टिव्स में इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे हमने उसका मीन का प्रॉपर्टी देखा था उसी तरह से इसका भी होगा। आप लोग एक्सरसाइज करके देख लेना, आप जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, जहां पर भी दे रहा है, जो भी बुक पढ़ रहा है, राइट, उसमें से ढूंढो इस टाइप के सवाल और करके देख लो, आप क्रॉस वेरीफाई करके देख लो। थैंक यू, टुडे वी विल स्टॉप हियर। Thank you, sir.